हेलो दोस्तों। सो दिस इज़ ए न्यू चैनल नेम्ड कॉमर्स एकेडमी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको फंडामेंटल सिखाने का है। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी की एक सीरीज, जहाँ पर हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो 10th के बाद जब आप पहली बारी कॉमर्स लेते हो तो एकदम नया सब्जेक्ट होता है। मैथ साइंस आपने पढ़ी हुई होती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको बिजनेस फैमिली से नहीं आते। सो यहाँ बेसिकली हम टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे, और रेगुलर बेसिस पे सबसे पहले हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का पार्ट कवर करेंगे, और एक बार जब वो हो जाएगा तो फिर हम क्लास 10th और बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो थियरी बेस्ड अकाउंटिंग है, और इसको हम दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो दिस इज फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक चीजें जो जो अकाउंटिंग में होती हैं। और सेकंड पार्ट जिसका रहेगा वहां पे हम कुछ बेसिक टर्म्स होंगे उनको फंडामेंटली समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें आगे जो भी चैप्टर्स आते हैं, जनरल एंट्री, लेजर, उन सब में कंफ्यूजन ना हो, फंडामेंटली स्ट्रांग रहे। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यस, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, आप जो भी चाहें वो कह सकते हैं। तो डेफिनेशन आपकी किताबों में बहुत बारी आपने देखी होगी। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप हम ब्रेक करके समझेंगे कि किस चीज का क्या मतलब है। सो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। सब डेफिनेशन में अलग अलग पार्ट्स हैं, कई सारी चीजें आ रही हैं जिनको हम ब्रेक करके एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस डेफिनेशन में इकोनॉमिक इवेंट्स डिफाइन किया गया है। व्हाट इज इकोनॉमिक इवेंट्स? तो अगर इकोनॉमिक इवेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली तीन चार चीजें होती हैं जिनसे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि वेदर एन इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट और नॉट। इवेंट कुछ भी हो सकती है, हवा का चलना भी इवेंट है, सूरज का निकलना भी इवेंट है, बट दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक इवेंट। व्हाई? What is the litmus test? How will we define or determine that whether an event is economic event or not? These are the parameters. So first is, it has to be an event of consequence. मीनिंग देयर बाई कि एक कैशियर है, मान लो एक कैशियर है जिसके पास अलग अलग नोटों की कई सारी गड्डियां रखी हुई हैं। 100 की गड्डी अलग है, 500 की गड्डी अलग है। उसने क्या किया, उन गड्डी में से कुछ कुछ नोट निकाल करके मिक्स कर दिया है। अब ये एक इवेंट हुई ना, नोट उसने निकाले, गड्डियों में से अलग अलग मिक्स कर दिया। बट इज इट ए हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस? क्या ओवरऑल सम जो उसके पास जो भी रुपए थे, टोटल मान लो 1 लाख रुपए थे, उनके टोटल में कुछ फर्क पड़ा? नहीं। तो इट इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑफ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं होगी। ये इवेंट हुई बट इट इज नॉट एन इकोनॉमिक इवेंट। सेकंड, इकोनॉमिक इवेंट होने के लिए देयर हैज टू बी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन की बात है ना। ट्रांजेक्शन को आगे हम जो सेकंड पार्ट होगा उसमें और ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, हाउ डू वी डिफाइन ट्रांजेक्शन। बट यस, इकोनॉमिक इवेंट्स में ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, और वो ट्रांजेक्शन हैज टू बी हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस, जिसका कोई मतलब हो। तीसरी बात, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट हैज टू बी मेजरेबल। बहुत सारी चीजें दुनिया में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बिजनेस के लिए भी और अदरवाइज भी, बट उनको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम इकोनॉमिक इवेंट नहीं कह सकते। हवा का चलना, धूप का निकलना, है ना, एम्प्लॉय का बहुत ऑनेस्ट होना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट चूंकि ये मेजरेबल नहीं है इसलिए इनको हम इकोनॉमिक इवेंट्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अब ये इकोनॉमिक इवेंट्स जो होती हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की हो सकती हैं। कहने का मतलब है, एक डिपार्टमेंट, विद इन द डिपार्टमेंट कोई इवेंट अगर हो रही है, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है जो कि हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस और मेजरेबल है, जैसे कि आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने एक सामान जो परचेज करके दिया था स्टॉक को, वो स्टॉक उसने इश्यू कर दिया प्रोडक्शन को, है ना। कि एक मान लो हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिठाई की दुकान ले लेते हैं। ठीक है, एक मिठाई की दुकान का बिजनेस कोई कर रहा है, तो अब उसने जो परचेज वाला है उसने मान लो समोसे बनाने के लिए आटे खरीदे थे, आटा खरीद करके उसने आटा इशू कर दिया जो अंदर हलवाई बनाने जा रहा है। ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, बिकॉज कितने का आटा है, कितने किलो आटा है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, बिकॉज फिजिकल मटेरियल आपका मूव किया है, मेजरेबल है, ये इंटरनल हो गई। ऐसे एक्सटर्नल, कि हमने कहीं से कोई सामान खरीदा तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई, एक हमारा बिजनेस जो हम है, और दूसरा एक थर्ड पार्टी जहां से हम आटा खरीद करके ला रहे हैं। सो ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से हो सकता है। सो इस तरह से हम समझ लिए कि इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होती है। अब इसके सेकंड पार्ट पर हम आते हैं जो कि है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब इकोनॉमिक इवेंट हो गई, अब हमको डिसाइड ये करना है कि कौन सी इवेंट ऐसी है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और कौन सी इवेंट ऐसी है, कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब यहां पर अगेन दो पैरामीटर मेजर होते हैं इसमें, एक तो ट्रांजेक्शन होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। जैसे ह्यूमन रिसोर्स,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिठाई की दुकान वाला जो है ना, वो जो हलवाई है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर हलवाई चला जाए तो समोसे इतने अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन उस हलवाई की वैल्यू को अकाउंटिंग में कहीं जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। अभी मान लो कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, फेवरेबल पॉलिसी आ जाती है कि नहीं भाई, अब ये गवर्नमेंट बोलती थी कि मोमोज बंद, बैन हो गए सारे मोमोज। सो अब मोमोज बंद होने से क्या होगा, समोसे की सेल हो सकता है बढ़ जाए। ये एक फेवरेबल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट लेकर के आई। लेकिन इसको हम अकाउंटिंग में या बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट मेजरेबल। कोई हमारा नया सीएफओ आ गया, अब हमारी मिठाई की दुकान में सीएफओ तो नहीं होगा। मिठाई की दुकान में मान लो हमने नया अकाउंटेंट रख लिया, हमारा बिजनेस बहुत बढ़ रहा था, नया हमने अकाउंटेंट रख लिया, बट ये भी हमारे लिए रिकॉर्ड करने लायक चीज नहीं है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई एज टू व्हाट टू रिकॉर्ड, व्हाट टू नॉट रिकॉर्ड। ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड। तो आइडेंटिफिकेशन पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, इसके बाद हम आते हैं आइडेंटिफाइंग के बाद मेजरिंग। मेजरिंग जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हम बात कर रहे थे। सो एनी ट्रांजेक्शन हैज टू बी क्वांटिफाइबल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। पैसे के टर्म में जिस भी ट्रांजैक्शन को हम बयान कर सकते हैं, इतने रुपए इतने नए पैसे, उसी चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में उसका पार्ट होता है। जैसे हमारा जो नया एमडी आ गया, मान लो नया मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया किसी बिजनेस में, है ना। हम समोसे की दुकान की बात कर रहे थे, इसमें मान लो नया कोई मैनेजर हमने रख लिया, या मान लो हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसमें हमें स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन हो रहा है और बहुत सारे हमको समोसे और लड्डू सप्लाई करने हैं। ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बट इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मेजरेबल नहीं है और ट्रांजेक्शन अभी हुआ नहीं है। ठीक है। फेवरेबल पॉलिसी हम पिछली बारी में बात कर चुके हैं। तो हर वो चीज जिसको अकाउंटिंग में पार्ट, जिसको हम अकाउंटिंग में जगह देते हैं, उसको कंपलसरी है कि वो मेजरेबल हो। कोई भी चीज ऐसी जो मेजरेबल नहीं है, उसको अकाउंटिंग में पार्ट नहीं ले सकते। अब आ गया भाई रिकॉर्डिंग। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने मेजर कर लिया, अब हम आते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्डिंग में अभी कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे जो हम जब आएंगे तब बात करेंगे। हम किसी भी चीज में, अभी मैं बोलता हूँ जर्नल होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, ये जब हम बात करेंगे तब डिटेल में करेंगे। अभी इस चैप्टर में हमको ये समझना है, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, उसके बाद हमको उसको कहीं रिकॉर्ड करना है, कहीं लिख लेना है। कि जैसे हम लोग घर पे भी होता है ना, कोई चीज दूध वाले का हिसाब है, किसी का हिसाब है, लिख लेते हैं। रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, अब रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे, विल लर्न लेटर। और अब इतना सब हमने कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद रिकॉर्डिंग में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जिस जिस डेट में जैसे जैसे चीजें होती है वैसे वैसे हम उनको लिखते रहते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते रहते हैं डेट वाइज। और दूसरा, देर आर स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, है ना। अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ हमारे कन्वेंशंस हैं, कुछ हमारे कंसेप्ट हैं। हम उसी तरीके से लिखें, उस तरीके से क्यों लिखें, ये हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो दो चीजें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, और जिस तरीके से, ऐसा नहीं कि हम जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। दे आर एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस, वी हैव टू फॉलो देम, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग व्हाट डू वी नीड टू डू भाई? ऐसा तो ही नहीं किताबें लिख करके हमने रख दी, रद्दी के बस्ते में डाल दी। इनका काम क्या है? इनका काम होता है, अब ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास तैयार हो गई है, रिकॉर्ड हो गई है, इसको हम कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट कैसे करेंगे? उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम अलग अलग क्लासीफाई भी करते हैं, समराइज भी करते हैं, वो हम लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। उस इन्फॉर्मेशन को हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तरीके से डेवलप करते हैं, और उसके बाद हम उसको कम्युनिकेट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लोगों को। इंटरनल लोग विद इन एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो सकता है, एक्सटर्नल गवर्नमेंट हो सकता है, रेगुलेटरी बॉडीज हो सकती हैं, बैंक्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जो हम आगे की स्लाइड्स में भी कवर करेंगे। टू द राइट पर्सन एंड एट राइट टाइम। ऑर्गेनाइजेशन, अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आता है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है और नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है। अकाउंटिंग दोनों ही करते हैं, चाहे हम प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो, या हम चैरिटी के लिए या किसी भले काम के लिए कर रहे हो जिसमें प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट उसमें भी हमको हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना साइज है। जिस हिसाब से साइज बढ़ता है उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स भी चेंज हो जाते हैं, और लेवल ऑफ ऑपरेशन कितना है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है तब। जैसे सबसे पहले एग्जांपल अपना जो हम मिठाई की दुकान का लेकर के चल रहे थे। मिठाई की दुकान एक आदमी ने खोली, किसी भी आदमी की हो सकती है, तो वो जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। उसमें जो बंदा है वही बिजनेस है, वही काम कर रहा है। अब उसने क्या हुआ, अब वो मिठाई की दुकान उसकी चल गई,
मिठाई की दुकान बढ़िया हो गई। अब उसने सोचा यार ये अभी तो एक मोहल्ले में दुकान है, आसपास के जो 5-6 मोहल्ले हैं वहां पे मैं 3-4 दुकानें और खोलना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या, उसकी जितनी पूंजी थी, जितना पैसा उसके पास था मिठाई की दुकान खोलने के लिए, वो ऑलरेडी लगा चुका था इस दुकान में। अब क्या करेगा वो? तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों के पास कुछ गया, 3-4 दोस्त थे, उन्होंने कहा हाँ भाई कितना पैसा लगता है। उन्होंने वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक दुकान खोलने के लिए हमको 1 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। तो उसने 3 दोस्त 4 दोस्त अपने तैयार कर लिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं एक दुकान मैं खोल दूंगा, एक तू खोल देगा, एक तू खोल देगा। ऐसे चारों दोस्तों ने मिलकर के सोचा कि पैसे हम 1 करोड़ रुपए लगा देंगे। तो अब क्या हुआ, एक वो मिठाई दुकान पहले उसकी थी, 4 दोस्त और हो गए, टोटल 5 लोग मिल गए। अब 5 लोग मिल करके जब उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए लगाए, इन्होंने तो अपने लगा दिए थे, जो 4 दोस्त है उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए लगाए, उनसे 4 दुकानें और खुल गई। तो ये 5 लोग मिल करके जब एक बिजनेस करने लगे, तो एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट हो गया, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। यहां पे क्या हुआ, कैपिटल ज्यादा चाहिए थी जो एक आदमी के पास पॉसिबल नहीं था। देन कॉम्प्लेक्सिटीज भी ज्यादा थी, एक आदमी 5 दुकानें शायद नहीं मैनेज कर पाएगा, तो अलग अलग लोग हो रहे हैं, मिठाई सेम क्वालिटी की बन रही है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया। अभी क्या हुआ, ये तो सारे मोहल्लों में आसपास 4-5 जो मोहल्ले थे, बड़ी बढ़िया दुकानें चलने लगी। अब ये जो भाई साहब थे मिठाई वाले, इन्होंने सोचा कि भाई मेरे को तो अपना मेजर जितने भी शहर हैं सारे शहरों में दुकानें खोलनी है। इन्होंने सोचा 50, 60 या 100 स्टोर मेरे को मेजर शहर हैं उनमें खोलने हैं। अब क्या करें, इतने सारे दोस्त भी नहीं है इनके पास में जो सारे आकर के पैसे लगा पाए। अब इनको जाना पड़ेगा जनरल पब्लिक के पास में कि भाई ये मेरा बिजनेस प्लान है, इस तरीके से मेरी दुकान चलती है, ये मैंने पिछले सालों में इतने इतने प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब ये नया फॉर्म एक बन जाएगा जिसमें मान लो 100 लोग आएंगे 1-1 करोड़ रुपए लेकर के। अब ये जो नया फॉर्म बना इसको बोलते हैं कंपनी। कंपनी में शेयर होल्डर ओनर होते हैं। तो जो वहां पे 100 करोड़ रुपए चाहिए थे 100 दुकानें खोलने के लिए, वो 100 अलग अलग लोगों से आ गई, और हर व्यक्ति उस कंपनी का 1/100th पार्टनर हो गया एक तरह से। वहां पे पार्टनर नहीं बोलते हैं उसको, शेयर होल्डर बोलते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। तो ये बेसिक फॉर्म्स हैं, इनके बारे में और डिटेल में आगे समझेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गई। कुछ अलग भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे सोसाइटीज होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, एलएलपीज होते हैं। तो ये हम जब अपना बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे या कुछ और जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो वहां पे डिटेल में जाएंगे। अभी के पर्पज से बेसिक बिजनेस के फॉर्म्स को समझ लेना चाहिए। सबसे कॉमन एंड सिंपल फॉर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक आदमी अपना बिजनेस कर रहा है। सेकंड होता है पार्टनरशिप, जिसमें 2 से लेकर के 50 तक पार्टनर हो सकते हैं। और तीसरा होता है कंपनी, जिसमें अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। दे विल कंट्रीब्यूट पूल इन द मनी एंड डू द बिजनेस, राइट? सो दीज आर द बेसिक 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरेस्टेड यूजर, अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में जो लास्ट हुआ, इंटरेस्टेड यूजर, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही हो सकते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था। और यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ये इंफॉर्मेशन हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से डिसाइड कर पाए, हमारे डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो बेसिस डेटा विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस थ्रू अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हम देखें, ये अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि पहले हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग ही समझा जाता था उसको, मतलब रिकॉर्ड करने वाला ही प्रोसेस होता था कि भाई कहाँ कितना खर्चा हुआ, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। सो दैट वाज द ट्रेडिशनल फॉर्म और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। बट as you know things have progressed, it has evolved itself into an information system wherein we collect the information, then we analyze the information and we provide the various information to various set of people to have an informed decision. तो अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है जो हमने अभी पढ़ा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? उसके बाद हमको क्या करना है, मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म करना है, ये भी हम अभी देख चुके हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से आराम से, हमने बात कर ली है। रिकॉर्डिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और कम्युनिकेशन थ्रू रिपोर्ट्स, ये इसका प्रोसेस है अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। पर्पस क्या है भाई, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हम कर रहे हैं इसका हमको क्या फायदा होने वाला है? तो ये एक तो सबसे बड़ा जो काम है वो है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी, पास डेटा रहेगा, उसके बेसिस पे हम ये अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आगे हमको बिजनेस में क्या क्या चेंजेस करने हैं। दूसरा है प्रिडिक्ट एंड इवेल्युएट कैश फ्लोज। हमको जब पता रहेगा कितना खर्चा हो रहा है, किसको कितना पैसा देना है, किसके कितना लेना है, कहाँ कहाँ पे खर्चा हम बचा सकते हैं, ये सारी चीजें हम अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकाल सकते हैं। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए कि भाई पिछले साल हमारे समोसों की इतनी सेल हुई थी, ठीक है, अब इस साल हमारी सेल कितनी होने वाली है। इसी तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे पास कितना पैसा और आने वाला है। फिर
असेस मैनेजमेंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो मैनेज कर रहा है, जो मिठाई वाली दुकान पे मैनेजर हमने नया अपॉइंट करके बैठाया था, वो कितना अच्छा काम कर पा रहा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? अनलेस वी रिकॉर्ड एवरीथिंग, अनलेस हम ये पता करें कि भाई अल्टीमेटली हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है और हमारे पास कितना बड़ा असेट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पज क्या है वो डिफाइन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है, वो कौन कौन से लोग हैं जिनका जिनका फायदा होता है, हम अकाउंटिंग बुक जो लिखते हैं या उनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके कौन कौन से लोग होते हैं जिनको फायदा होता है। तो बेसिस इंटरनल एक्सटर्नल हम देख लेते हैं। इंटरनल यूजर्स में मैनेजमेंट, ठीक है, उसको पता लग होना चाहिए हर बारी कि हम बिजनेस किस स्टेट में है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस महीने कितनी सेल हो रही है, किस महीने सेल कम हो गई है ना, ये सारी चीजें मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। ओनर को भी पता होना चाहिए, कंपनी में कौन ओनर होता है, शेयर होल्डर्स, पार्टनरशिप में पार्टनर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बंदा है वो खुद ओनर होता है। ठीक है, तो कंपनी के केस में ओनर अलग है, हो सकता है वो बिजनेस कर भी ना रहा, उसने तो शेयर में पैसा डाल करके छोड़ दिया, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। अब उसमें ओनर को कैसे पता लगेगा कि भाई मेरी कंपनी कैसा काम कर रही है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू, राइट। अब इंटरनल लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, सुपरवाइजर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको भी पता होना चाहिए भाई, जब तक सेल्स वाला नहीं बताएगा कि अगले महीने कितनी सेल करने जा रहा है वो, तब तक प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कैसे करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग करनी होती है, कैसे करना है। तो इंटरनल भी लोगों को पता होना चाहिए इस इंफॉर्मेशन के बारे में। एक्सटर्नल यूजर बहुत सारे होते हैं, इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टर आप कैपिटल के तौर पे भी इन्वेस्ट करते हैं, लोग शेयर भी लगाते हैं और डेट के फॉर्म में भी इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स डेट देते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऋण देते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज वो एसेस कैसे करेंगे, वो पता कैसे लगाएंगे कि भाई इस मिठाई की दुकान को अगर मैं पैसा दूंगा तो ये वापस भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये जानने के लिए उनको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से ही जाएगी। क्रेडिटर्स, जो उधार पे माल देते हैं, क्रेडिटर एक टर्म है जो हम सेकंड पार्ट में अच्छे से कवर करेंगे, जो उधार पे माल हमको देते हैं, हमारे बिजनेस को, आटा जो सप्लाई करता है हमारी मिठाई की दुकान को, उधार पे अगर देता है तो उसको पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस कैसा काम कर रहा है। अगर उसको इस चीज पे डाउट होगा कि भैया इनकी दुकान तो समोसे इनके बिक नहीं रहे हैं, तो शायद वो उधार पे माल ना दे। गवर्नमेंट बहुत सारे केसेस में इंफॉर्मेशन हमसे मांगती है, बिजनेस से मांगती है कि भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, पॉलिसी बनाने के लिए या अदरवाइज भी। कस्टमर्स को भी कई बार इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई आप कोई ऐसी कंपनी का आप सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए टीवी खरीद रहे हैं या कोई भी ऐसा सामान खरीद रहे हैं जो थोड़ा लंबे समय तक चलने वाला है, तो आप ये जानना चाहेंगे कि भाई ये बिजनेस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में सर्विस भी कर पाएगा हमारे सामान की, नहीं कर पाएगा। तो कई बार कस्टमर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या हाउ द बिजनेस इज रनिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर देम। रेगुलेटरी एजेंसीज आर ऑलवेज देयर, जैसे कंपनीज गवर्न होती हैं सेबी से, जितनी भी लिस्टेड एंड कंपनी है, बहुत सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, कई सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जिनको की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब यूजर्स कौन है, और ये तो हम बात कर चुके हैं। अब इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है यूजर्स को, मतलब ये जितने भी लोग हमने अभी समझे, ये क्या क्या करेंगे इंफॉर्मेशन लेकर के, मतलब वो जो किताबें हम लिख रहे हैं, वो जो हम चीजें बनाएंगे अभी आगे समझेंगे, ये सब हम जब कर लेंगे तो इसका फायदा क्या होने वाला है। इसका फायदा क्या होने वाला है, सबसे पहला फायदा है इवेल्युएट फाइनेंशियल हेल्थ। जब हम चीजें रिकॉर्ड करते हैं तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको पता रहता है कि हमारे पास किस फाइनेंशियल स्थिति में हम हैं। जैसे मिठाई की दुकान में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसको पता है कि आज उसके पास में कितना कैश पड़ा हुआ है गल्ले में, कितना बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, दुकान उसने जो खरीदी थी उसकी कितनी वैल्यू है, सामान कितना पड़ा हुआ है उसकी भी वैल्यू उसको पता है। ठीक है, आपको एक फाइनेंशियल हेल्थ आज की तारीख में मैं अपना बता सकता हूं कि भाई मेरी दुकान की इतनी वैल्यू है। ठीक है, वो जब तक हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा, हम रोज के रोज बेचते रहें, जो पैसा है उसको खर्च करते रहें, तो हमको पता ही नहीं लगेगा कैसे हो रहा है। एसेस क्रेडिट वर्दीनेस, जैसे अभी पिछली साइड में हमने डिस्कस किया कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है या किसी से मान लीजिए पूंजी लेनी है, कैपिटल लेनी है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि भाई ये बिजनेस ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसको पैसे देने भी चाहिए कि नहीं देने चाहिए। वो पता ऐसे लगेगा जब आप अपने अकाउंटिंग बुक्स उसको दिखाएंगे, वहां से वो एसेस कर सकता है कि पास्ट में ये बिजनेस इतना अच्छा कर रहा है तो आगे भी किस तरीके का काम करेगा और इतना पैसा इसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। आज तो जितने समोसे बिक रहे हैं, कल को मैं
और समोसे बेचूं, मिठाई और लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, मैं और ज्यादा आइटम्स ऐड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। फिर उससे मुझे पता लगेगा कि अगले साल या अगले महीने या अगले आने वाले 5 सालों में मैं कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, कितना मुनाफा कमा सकता हूं। और वो प्रिडिक्शन के साथ साथ ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूं कि उसको कमाने के लिए अगर मुझे लोन लेना है, किसी से पैसे लेने हैं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। इवेल्युएट फाइनेंशियल हेल्थ, असेस क्रेडिट वर्दीनेस, और तीसरा प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट कि भाई बना तो नहीं, करें इसका करना क्या है। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंट में मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है मेंटेन रिकॉर्ड्स, विच इज इंपॉर्टेंट। अनलेस वी रिकॉर्ड एनीथिंग, हमारा माइंड माइंड स्पेस जो होता है लिमिटेड होता है, हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए रिकॉर्ड करना है। अब बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नॉन प्रॉफिट भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर फॉर मेकिंग प्रॉफिट। सो कितना प्रॉफिट किया, पैसा कितना कमाया, ये कैसे पता लगेगा? जब हिसाब किताब रखेंगे। डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, जो पिछले स्लाइड में हमने बात करी है कि हमारी वैल्यू आज की तारीख में कितनी है। हमने 1 करोड़ रुपए लगा करके मिठाई की दुकान डाली थी, वो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 करोड़ से बढ़ करके 1.25 करोड़ हो गई कि नहीं हो गई, है ना? या 1.5 करोड़ हो गई कि नहीं हो गई? ये हमको कैसे पता लगेगा? जब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब हम मेंटेन करेंगे अकाउंट्स। ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम जब पता करेंगे, हमको पता होगी, तो हम जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो हमने पहले पढ़ी, उन सबको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड टू बी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब लैंग्वेज क्या है? हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, थोड़ा सा इस पर टाइम लूंगा मैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी हमने सीखी, अंग्रेजी भी जब हमने सीखी ना, तो हमने एबीसीडी, फिर कुछ शब्द, कुछ चीजें समझी, और जब वो समझ में आ गई ना, तो हम अंग्रेजी में फ्लुएंट हो गए। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इस लैंग्वेज में भी इन सब चैप्टर्स के थ्रू, इन सब सेशंस के थ्रू हम फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। हम एबीसीडी, उसके वर्ड्स, उसकी मीनिंग समझेंगे, ताकि वो लैंग्वेज हमको जल्दी से जल्दी समझ में आए, और हम फास्टर तौर पे उसको अंडरस्टैंड करके अच्छे से उसको कर पाए। तो अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या कर रहा है, नब्ज पकड़ने की, क्या अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या देना है, क्या लेना है, ये सब चीजों का जवाब आपको अकाउंटिंग से ही मिलेगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, अभी 1 साल पहले मैंने किसी को उधार पे सामान बेचा था, उसका मेरे को अगर नाम, अगर मैं मेंटल उसमें रखूंगा, स्पेस में रखूंगा, तो भूल जाऊंगा। क्रोनोलॉजिकल में मैं कभी भी जाकर के देख सकता हूँ, कोई तकादा करने आएगा कि भाई साहब उधार पे माल मैंने आपको दिया था ना, पैसे नहीं, अच्छा रुको भी देख करके बताता हूँ। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहते हैं। इकोनॉमिक रियलिटी ये बताता है हमको कि भाई, जैसे हमने अभी पहले भी बात की, 1 करोड़ से हमने दुकान चालू की थी, साल भर के बाद वो 1 करोड़ 25 लाख की हो गई, या 1.5 करोड़ की हो गई, या वो घाटे में आकर 75 लाख की बची। ये हमको कैसे पता लगेगा? अकाउंटिंग के थ्रू पता लगेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हम डिसीजन कैसे आगे के टाइम के लिए कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे हम और चीजों को बेटर करेंगे, ये हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही पता लगेगा। और ये अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है, जैसे बहुत सारी सर्विस होती हैं। डॉक्टर होते हैं, वो अपनी आपको एडवाइस करते हैं अपनी हेल्थ के रिलेटेड लेकर के, ऐसे अकाउंटिंग भी एक सर्विस है। अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन देती है, जिसके बेसिस पे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं, और आप अपनी चीजों का एसेस भी कर सकते हैं। तो इट इज ए सर्विस एक्टिविटी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ शब्द हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है कि भैया, ये जो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इट हैज टू बी रिलायबल। अभी रिलायबल अंग्रेजी का शब्द है, रिलायबल को अगर हम ब्रेक करें तो बेसिकली दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। एक, क्रेडिबल होना चाहिए, जो सोर्स है वो क्रेडिबल होना चाहिए। वाउचर्स की हम बात करते हैं, बिल की बात करते हैं, कोई होना चाहिए, उसका सपोर्ट होना चाहिए। वेरीफाइबल, क्रेडिबल से निकल करके आता है कि कल को हम देखना चाहें कि भाई ये जो हमने 100 रुपए का सामान कुछ खरीदा था, उसका हमारे पास बिल है, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं बाद में जाकर के कि भैया हाँ वाकई में ये हुआ था। और तीसरा, न्यूट्रल होना चाहिए कि मैं अम, एक पेन खरीद करके लाया, मान लो, और वो पेन मेरे को लगा कि यार ये तो बड़ा यूनिक पेन है, मैं 100 रुपए का पेन खरीद के लाया हूँ। लेकिन अब वो क्या हुआ कि मेरे को लगा ये बड़ा यूनिक पेन है, बड़ा अच्छा पेन है, मेरे लिए उस पेन की वैल्यू मान लो 150 रुपए है, या मेरे पिताजी ने मेरे को गिफ्ट की थी, ठीक है, वो 100 रुपए का पेन है, लेकिन मेरे लिए इमोशनल वैल्यू है उसकी, इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं भाई, ये मेरे तो 1000 रुपए की चीज है ना। न्यूट्रल, कॉस्ट जितने का खरीदा है उतने पे ही हम अकाउंटिंग रखेंगे। हम अपना पर्सनल व्यूज के हिसाब से, अपने व्यूज के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को आल्टर नहीं करेंगे। रेलिवेंस, रेलिवेंस का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। अब रेलिवेंस का मतलब क्या है? टाइमली होना चाहिए और यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। अब टाइमली की इंपॉर्टेंस क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो
होती सेम है, बट अगर दूसरे टाइम पे सेम चीज अगर हम देखेंगे ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर आज सुबह इंपॉर्टेंट है, आज का न्यूज़पेपर कल कुछ बदला नहीं, सेम न्यूज है, उतने ही पन्ने हैं, उतने ही एडवर्टीजमेंट हैं, लेकिन उसका रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट ए टाइमली इंफॉर्मेशन, राइट? अंडरस्टैंडेबिलिटी, इट हैज टू बी क्लियर एंड इंटरप्रिटेबल। मतलब हमको अपने व्यूज नहीं रखने हैं जो क्लियर टर्म्स में सर्वनाम इज दैट वो नहीं करना है, साफ साफ लिखना है। कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल कैसे होगा? अब एप्पल को एप्पल से कंपेयर करते हैं, ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर करते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अब जैसे यहाँ पे एक बात करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड ये होता है कि हम खाते जो बनाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे मान लो, तो हम डिफाइन करते हैं कितने पीरियड का बनाएंगे, राइट? तो दो टर्म होते हैं, एक को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, एक को बोलते हैं कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ये शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के और ये क्लोज होता है 31 मार्च को। तो हम जो इनकम टैक्स सबमिट करते हैं, या नॉर्मली जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है इंडिया में, ये सारी फाइनेंशियल ईयर में बनती हैं। अपना 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। कैलेंडर ईयर भी यूज करते हैं कुछ लोग, इंटरनेशनली भी, अदरवाइज भी। तो कैलेंडर ईयर क्या होता है? अपना 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को बंद होता है। कंपेरेबल कब हो पाएगा? जब हम एक चीज मानेंगे, अकाउंटिंग पीरियड हम कंसिस्टेंट रखेंगे। ऐसा नहीं कभी हम बोले कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे, कभी हम बोलेंगे कि हम अपना फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेंगे, फिर कंपेरेबल नहीं रह जाएगा हमारा डेटा। यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा हम रुपीज एंड पैसे में अगर अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम सारी अकाउंटिंग अपनी रुपीज एंड पैसे में ही करेंगे। हम अगर मान लो कोई चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना मिठाई की दुकान में कोई मशीनरी है जो हमने यूएस से इंपोर्ट की, हमने डॉलर्स में पेमेंट किया, हम उसको रुपीज में कन्वर्ट करके अपनी अकाउंटिंग बुक्स में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम डॉलर में भी लिखेंगे, हम येन में भी लिखेंगे, हम रुपीज में भी लिखेंगे, तो कंपेरेबल नहीं रह जाएगा। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मेजरली जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी क्लास 11th में 12th में, वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, ये सब चीजें करेंगे, डिटेल में और आगे देखेंगे। एक सेकेंड ब्रांच भी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, जो नॉर्मली आप बी कॉम ग्रेजुएशन में या अलग चैप्टर्स में पढ़ते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? बेसिकली एक फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग होती है जहां पर हम अपनी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट की एनालिसिस करते हैं। और ये क्यों करते हैं? कॉस्ट की एनालिसिस करके हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी चीज हम बना रहे हैं गुड्स या सर्विस, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली फॉर्म बेसिस जो होता है इसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। इससे जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, उससे हम अलग अलग रेशियोज, अलग अलग टूल्स यूज करते हैं, करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस से काफी सारी चीजें इसमें होती हैं जिसके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, इसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। सो ये बेसिक अपना ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग थी। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट part wherein I'll cover few of basic accounting terms. Thank you.